लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटों की महाबहस जारी है। इस बहस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के हार मानने पर भारत की तरफ से सीजफायर किया गया। इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। आई रिपीट, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। यह कहा है राजनाथ सिंह जी ने हाउस में। आप समझ गए वो किसका जवाब दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, वैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा यह ऑपरेशन पूरी तरीके से कामयाब रहा। सेनाओं ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगा दिए। कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि सरकार यह क्यों नहीं बताती कि पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ और आतंकी कैसे घुस आए। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। उससे पहले यह रिपोर्ट। तो आज आप जानते हैं 16 घंटों के लिए वक्त मुकर्रर, और अभी भी आप देखेंगे रह रहकर हल्ला है, ठीक है, शोर शराबा है, वो भी ठीक है, लेकिन सदन के पटल पर, हाउस में यह सार्थक चर्चा होनी चाहिए। कई सवाल सबके जहन में होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि विपक्ष जिस मांग को कर रहा था पहले दिन से कि स्पेशल सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन बुलाओ, अब मॉनसून सत्र में खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीजें चल रही हैं। यह तस्वीरें आज की बहुत महत्वपूर्ण थी, जो आपने 3 आतंकियों की डेड बॉडीज, हालांकि हमने ब्लर कर दिया, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ है। ऑपरेशंस लगातार जारी है, ऑपरेशन लगातार चलते रहेंगे। दूसरी तरफ हाउसेस में, सदन में ओपी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार आप जान रहे हैं 22 मिनट का तो यह पूरा ऑपरेशन था। जितनी देर में आपको याद होगा, जितनी देर में कोई ब्रेकफास्ट करे उतनी देर में तो हमारी फोर्सेस अपने टारगेट्स को लॉक करके, उनको नेस्तानाबूद करके, उन टारगेट्स को अचीव करके वापस भारत पहुंच गई थी। लेकिन 16 घंटे क्यों? क्योंकि विपक्ष के मन में कई सवाल हैं। विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी अपने अपने प्रतिनिधियों को, तो विपक्ष के सवालों पर भी बात होनी चाहिए। हमेशा मीडिया, कैमराज इन्हीं पर बात क्यों? सबसे बड़ा संवाद की जगह अगर कहीं है तो वो हाउसेस है। लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में आप जानते हैं महाबहस ये चल रही है। तो आज शोर शराबा जरूर रहा, कुछ सार्थक निकला कि नहीं निकला इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बार सुन लीजिए रक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हजार लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में, सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर
रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप और मेहमुना जोया शामिल थे। कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यह भी कह दिया कि आप हमसे पूछिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फोर्सेस को कोई नुकसान हुआ, हम जवाब देंगे। नहीं हुआ। इसके अलावा और भी कई तरह के सवाल जबरदस्त फॉर्म में रक्षा मंत्री जी रहे, लेकिन गौरव गोगोई साहब ने भी जो सवाल पूछे वो बिल्कुल शानदार रहे। वो पूछ रहे थे कि आतंकी घुसे कैसे, इतने दिनों तक आतंकी घूम रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं, 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक तरफ हमारी फोर्सेस के ऑपरेशन जो ग्राउंड पर चल रहे हैं वो अलग एक्सपेक्ट है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है जिसका जिक्र गोगोई साहब ने भी किया, सूचना का युद्ध वो कह रहे हैं। इसी पर सार्थक चर्चा के लिए एक बहुत ही जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए जाने माने चेहरे ऋषभ तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता माय डियर फ्रेंड ईशान त्यागी ज्वाइनिंग में, ईशान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। और मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट देवकी नंदन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि सीधा पकड़ते हैं और वहीं पकड़ते हैं, उसी नब्ज को पकड़ते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो देवकी सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन दत्ता सर, आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ मैन इन यूनिफॉर्म, और मैं कभी रिटायर्ड चीज मानता नहीं इन चीजों में। मुझे लगता है वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म। तो दत्ता साहब प्लीज आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पर हमने क्या अर्जित किया वो तो मैं जान चुका हूं, लेकिन उसके बाद जो देश में पूरा द्वंद्व आपने देखा, आपको क्या लगा? ये होना चाहिए था, ये वाजिब था, जरूरी था, गैर जरूरी था? योर पॉइंट सर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से प्लान किया गया था और जिन सर्कमस्टांसेस में इसको प्लान किया गया था और जिस तरह से इसका नाम दिया गया था, मैं सरकार की इसमें सराहना करता हूं, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान को हमने कई मौके दिए जी, और जैसे कृष्ण जी ने शिशुपाल को 100 गलतियां उसकी माफ की, और जब उसने 101वीं गलती की तब सुदर्शन चक्र को उठाया गया जी। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत ने कई बार भारत की सिक्योरिटी पे, अस्मिता पे उन्होंने कई बार हमला किया। मैं खुद कारगिल का हिस्सा रहा हूँ, कारगिल वॉर का, और जब ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब कारगिल खत्म ही हुआ था, तो हम लोगों के सबके ट्रांसफर्स भी रोक दिए गए थे कि साहब कुछ बड़ा होने वाला है और जो जहां है वो वही रहेगा जी। तो ये भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया था जिसमें भारत ने पूरे विश्व को ये बता दिया
कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ। भारत उन ताकतों के खिलाफ है जो आतंकवाद को सहारा दे रही हैं। ठीक है। भारत उनके खिलाफ है जो दहशतगर्दी को वहां उगा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत ने अपने ऑपरेशन में, इसमें देखिए 50 से भी ज्यादा इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किए गए भारतीय सेना में। हाँ। और भारतीय सेना में करीब 3,75,000 इक्विपमेंट है टोटल, उसकी जो इन्वेंट्री है। ठीक है सर। और भारत ने ये बता दिया किस तरह से हम प्रिसीशन अटैक करके हमने केवल दहशतगर्दी के जो सर, इससे मरकज पहले भी थे, मैंने आपको उनको कई बार अटैक सुना, किया। आप मेरे साथ भी और कई बार उसके जुड़े। जो हमारा बगल वाले ओपी घर की सिंदूर दीवार भी में नहीं बहुत शानदार, जैसा हम कहते हैं ना ओजी, आजकल जेनजीज के वर्ड हैं ओजी, ओरिजिनल, वो ताकत हमने देख ली। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा था, आपने ओपनिंग रिमार्क दे दिए बहुत स्ट्रांग कि करगिल के वक्त भी संसद पर अटैक हुआ, तब भी, तब की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार रही होंगी, मैं कह रहा हूं सशक्त काम किया उन्होंने भी, आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से अलग अलग मोर्चे पर जाकर काम किया। लेकिन ओपी सिंदूर के बाद जिस तरह का माहौल बना, इससे पहले बना था क्या, मैं ये पूछ रहा था सर। नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर I'll come to you सर, कुछ दिक्कत आ गई ऑडियो में, चाहूंगा जो अब आप बोले हमारे दर्शकों तक जाएं। ईशान त्यागी, मैं आपके पास आ गया। ईशान, लगातार हम लोग कई मौके पर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर बार ये मांग रखी गई स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन। तो ईशान, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? अभी मुझे बताइए, सरकार जवाब दे रही है, रक्षा मंत्री जी सदन में ही मौजूद है, गोगोई साहब जबरदस्त तरीके से काउंटर कर रहे हैं, चीजें ठीक जा रही है कांग्रेस के हिसाब से अब? रोहित भाई, जिस स्पेशल सेशन की आप बात कर रहे हैं, खैर वो स्पेशल सेशन तो नहीं हुआ और एक हफ्ता संसद का धुल भी गया क्योंकि सरकार चर्चा ही नहीं करवाना चाहती थी इस मुद्दे पे। खैर, देर आए दुरुस्त है, पहली बात तो। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय हमारे, जिनकी 56 इंच का सीना है और उसका वो दावा खुद ही ठोकते हैं, हमने नहीं ठोका है, वो ही ठोकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं चीन को लाल लाल आंखें दिखा सकता हूं, सब चीजों का वो वादा करते हैं। वो 5 से 6 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं संसद में चर्चा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जब महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी तो उसमें से ये नोट होने वाली बात है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को देश के जो सवाल हैं, सेना से जुड़े जो सवाल हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो सवाल है, पहलगाम हमले से जुड़े जो सवाल हैं, वो संसद में आते और सवालों को फेस करने का काम करते, कम से कम वहां बैठते और गरिमापूर्ण से वो सुनते कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, पहली बात तो, या उनके ही मंत्री क्या कहना चाह रहे, कम से कम राजनाथ सिंह को सुनने आ जाते। देखिए, राजनाथ सिंह जी, मुझे लगता था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वो एक बड़े नेता हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सवालों के जवाब मिस कर दिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एक पढ़ी लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है मेरी इसमें। पहले और सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि वो आतंकवादी जो देश में घुसे थे, जो पहलगाम में जिन्होंने दुस्साहस किया हमला करने का, वो आतंकवादी कहां से आए, ये किसकी चूक थी? अगर सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी और नैतिकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ, हमसे चूक हुई है। अगर चूक हुई तो देश के रक्षा मंत्री को यह बताना चाहिए था कि किस तरह से चूक हुई। और 100 दिन से ऊपर हो गए रोहित भाई, 100 दिन से ऊपर पहलगाम में हमला हुए हुए, अभी तक वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी जो थे, जिन्होंने 1 घंटा वहां पे नरसंहार किया, 5 में से 3 तो चले गए ना ईशान, ईशान वो थे हो गए ना, तस्वीरें नहीं देखी क्या? नहीं गए हैं ईशान, 5 आपने कहा, 4 5 3 की तो तस्वीरें आ गई ना, डेड बॉडीज आ गई। नहीं, वो पुख्ता अभी देखिए, जब तक वे कोई तथ्य नहीं आ जाते, सरकार एक नोटिस नहीं इश्यू करती है, तब तक मैं मानता हूं, क्योंकि मैं सरकारी और सेना की जो बात है उसी को कोट करता हूं, उसी पे विश्वास की तरफ रखता से हूं। कुछ हो जाए तो हाँ, मैं आऊंगा। आपने ओपनिंग दे दिया, 2 मिनट का बहुत स्ट्रांग दे दिया। 20 सेकंड में ईशान, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, तो 20 सेकंड जो आप इसमें मेरे को दे रहे हैं, इसमें देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, आदरणीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने बोला कि वो जो पूरा वहां पे सीज फायर हुई, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांगने का काम किया और बोला सीज फायर कर लो, युद्ध विराम कर लो। लेकिन इस बात की भनक डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता चल गई, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो रही है और मैंने मध्यस्थता करवाने का काम करवाया है। वो 25 बार ये बात बोल चुके हैं, लेकिन ना देश के प्रधानमंत्री
मंत्री जी ने, ना आज रक्षा मंत्री जी ने, ना कभी गृह मंत्री जी ने, ना सुरक्षा सलाहकार ने इस बात को स्वीकार करने का काम किया कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही। आपका स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया, मुझे एक बार ओपनिंग करने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास ही आऊंगा। मैं तिवारी जी आपके पास आ गया। ऋषभ जो सवाल यहां पर उठाए ईशान त्यागी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री जी तक का नाम ले लिया। सदन की कार्रवाई किस तरह से चलवा रही है विपक्ष? जिम्मेदारी निभा रही है ना विपक्ष की, वो जिम्मेदारी है, सवाल तो पूछेगी ना। रोहित जी, सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ये हर हर महादेव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही सेना ने महादेव ऑपरेशन किया और 3 आतंकवादियों को ढेर किया। उसमें से जो मूसा उनका मेन मास्टरमाइंड था वो मारा गया। लेकिन कोई भी कांग्रेस के लोग आकर इस पे अभी सेना को बधाई नहीं दे रहे हैं। ईशान इज वेटिंग, ईशान इज वेटिंग। ईशान कह रहे कुछ ऑफिशियल आ जाए फिर मैं करूंगा कांग्रेचुलेट। सर ऑफिशियली है ये अभी चीजें ऑफिशियल नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट्स है, मीडिया की रिपोर्ट्स पे मत जाइए, ऑफिशियल हो जाएगा। त्यागी जी मैं बीच में नहीं बोला था। ठीक है ऋषभ, मेक योर पॉइंट सर। दूसरी बात कहने का विषय क्या है, ये बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये किया, उन्हें कैसे पता चला, ऑपरेशन सिंदूर में बताइए हमारा क्या नुकसान हुआ। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जबकि सेना के अधिकारी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, रक्षा मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा, अब तो संसद में भी कह दिया गया कि किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप ये क्या चाहते हैं, हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखाएं क्या? अब वो भी दिखाएंगे तो ये काल्पनिक बताएंगे, क्योंकि इनकी नीतियों में केवल आरोप लगाना है, केवल तथ्य को गुमराह करना है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, कड़े शब्द में कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, संसद से बड़ा कोई पोर्टल नहीं होता, इससे बड़ा कोई मंच नहीं होता। ठीक है, अगर यहां कोई कह रहा है, जिम्मेदारी से कह रहा है, तो ये मानेंगे नहीं। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, ट्रंप को एक भारत के कांटेक्ट में तो केवल नहीं है, ट्रंप के कांटेक्ट में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी वहां जाके भीख मांगता है, पैर पे गिरता है। तो हो सके ट्रंप क्या आगे पाकिस्तान ने कहा होगा कि भैया हम भीख मांग रहे थे भारत से कि अब नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी बदला ले लिया, माफ कर दीजिए। तो ये उस पे नहीं मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री आके स्पष्ट कहते हैं कि हमारा तीसरा किसी का इसमें इंटरवेंट नहीं किया गया है, तो वो नहीं मानेंगे। डिफेंस आके कहेगा किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं मानेंगे। ये केवल एक ही बात मानते हैं सर, राहुल गांधी जी को स्क्रिप्ट दे देते हैं, देश को गुमराह करो, उसको ये आके पढ़ के जाते हैं। ईशान, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? ईशान बता रहे, हाँ तिवारी जी प्लीज, हाँ बोलिए। कि पाकिस्तान, ईशान आ रहा हूँ, एक मिनट 20 सेकंड दीजिए। ईशान प्लीज 20 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। ये ऐसा कि नहीं, तिवारी बोलिए, तिवारी जी बोलिए प्लीज। पठानकोट में हमला हुआ, पठानकोट में हमला होने के बाद ISI को बुला दिया देश में। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद पाकिस्तान दुस्साहस करता है पहलगाम करने की। अरे पहलगाम के बाद हमारी सेना जब दो जवाब दे रही थी पाकिस्तान के आतंकियों को, तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोल लूं, अटैक करने का काम करता है। तो इतना दुस्साहस पाकिस्तान बार बार कैसे कर रहा है, इसका जवाब दे पहली बात तो। और दूसरा जवाब ये दे, दूसरा सवाल आप मेरे बीच में बोलेंगे तो आप आपके बीच में कैसे कोई चुप हो जाएगा? किसान जी आप इसमें जवाब दीजिए ना। आपके गगोई साहब खड़ा होकर ये कहते हैं कि पहलगाम आपके समय हुआ, पुलवामा आपके समय हुआ, उरी हमारे समय हुआ, बेशक हुआ, लेकिन उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और व्यूअर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके सम्मानित व्यूअर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। सदन में खड़ा होकर कहा कि पहलगाम, पुलवामा, उरी भाजपा के शासित कार्यकाल में हुआ। बेशक हुआ, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। 26/11 के बाद मुंह पे फेविकॉल क्यों जमाया किया? और आपने जब किया बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, ओपी सिंदूर किया, तब भी सबूत मांगे गए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ईशान, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सिर्फ क्वेश्चन ले पाऊंगा, फिर देवकी सर के पास जा रहा हूं। बताओ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिल्कुल क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसका सवाल, उसका जवाब भी लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से। मुझे एक बेसिक सवाल बताया, अभी इन्होंने बोला कि संसद में भी बोल दिया गया था कोई विमान नहीं गिरा, और 10वीं बार लोग बोल चुके कि कोई विमान नहीं गिरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज बोलते कोई विमान नहीं गिरा। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल नहीं है, जो सीरियस सिंगापुर में जो हमारी डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया की, उन्होंने बात बोली विमान गिरे। एग्जाम लिखने जाता है, उसका पेन टूट गया, पेंसिल टूट गई, ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कितने मार्क्स अर्जित किए। टॉप कर दिया तो ये सारी चीजें छोड़ो ना, पेंसिल टूट गई इसलिए बड़ा विषय की बात तो हो रही है, लेकिन पहलगाम
में जो घटना हुई, जो आतंकवादी घटना हुई, उस आतंकवादी घटना में जो चूक हुई सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, उस पर मुझे लगता है ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि खिलाफ कोई एक्शन हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी ने खुद इस बात को अभी एक सप्ताह पहले स्वीकार किया, हालांकि बहुत देर में स्वीकार किया कि हमारा फेलियर था, हमसे चूक हुई। सवाल ये उठता है कि अगर चूक हुई है तो एलजी के खिलाफ एक्शन हुआ कि घटना का इंतजार हो रहा था क्या? अरे आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात उठा दी। बहुत कंट्रोवर्शियल बात उठा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मैं जानता हूं कि पुलिस कैसे काम करती है और सेना कैसे काम करती है। ये सवाल ये है कि भाई आप उनके बारे में पता तक नहीं लगा पाई सुरक्षा एजेंसियां कि वो किस रास्ते घुसे थे, कैसे 250-300 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान को पार करके आए। और आज पी चिदम्बरम ने जो सवाल उठाया है, सुबह सुबह किसी को इंटरव्यू देते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि पाकिस्तान से नहीं आए थे आतंकवादी। अच्छा। तो क्या आतंकवादी जम्मू कश्मीर के थे? अगर जम्मू कश्मीर के आतंकवादी थे तो कहां से थे? कि कौन उनको पनाह दे रहा था? कौन उनको किस घर में वो शरण लिए हुए थे? क्या हमारी एजेंसियां ये भी नहीं पता लगा सकती हैं? अगर इस पर कोई सवाल पूछता है, चाहे वो देश का व्यक्ति हो, मैं हूं या कांग्रेस हो या कोई भी व्यक्ति, आप सवाल पूछते हो तो उसे देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये गलत है। क्या सवाल पूछना देशद्रोह है क्या तिवारी जी? तिवारी जी, देवकी जी ने कितना बड़ा सवाल उठा लिया कि अब तक इंतजार कर रही थी क्या सेना? कौन बैठे मुझे पता नहीं। देवकी नंदन जी हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्राइम के पत्रकार रहे हैं, बहुत शानदार काम करते हैं ग्राउंड पर। मैंने आपको उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे दिया। पी चिदम्बरम कौन होते हैं बोलने वाले कि पाकिस्तान से नहीं आया था? इतना पाकिस्तान प्रेम है, इतना पाकिस्तान से हमदर्दी हो गया है। मतलब देश का अगर एजेंसी कह रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था उस टेरर में, पाकिस्तान से संबंधित संगठन इस पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेता है, तो इन जैसे पत्रकार और पी चिदम्बरम जैसे नेता के पाकिस्तान के लिए सीना पीटने लगते हैं। नहीं तिवारी जी, यही तो आरोप लग रहा है आप पर कि कोई सवाल पूछ ले तो आप कहते हो पाकिस्तान का टिकट कटवा लो। सवाल पूछना देशद्रोह हो गया क्या? मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछना देशद्रोह हो गया क्या तिवारी जी? सवाल पूछना देशद्रोही नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड करना, वो भी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर, बेशक देशद्रोही होता है। और सीना ठोक के कहता हूं, मैं किसी के चाटुकारिता करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, और किसी के मुंह चौंकने के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग ऐसे ही बयान देते निकलेंगे। एक बार बोलिए पी चिदम्बरम ने गलत कहा, कांग्रेस पार्टी मांगे उसके लिए माफी, और ये पत्रकार बैठे क्राइम के पत्रकार रहे हैं, बहुत शानदार काम करते हैं ग्राउंड पर। मैंने आपको उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे दिया। पी चिदम्बरम कौन होते हैं बोलने वाले कि पाकिस्तान से नहीं आया था? इतना पाकिस्तान प्रेम है, इतना पाकिस्तान से हमदर्दी हो गया है। मतलब देश का अगर एजेंसी कह रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था उस टेरर में, पाकिस्तान से संबंधित संगठन इस पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेता है, तो इन जैसे पत्रकार और पी चिदम्बरम जैसे नेता के पाकिस्तान के लिए सीना पीटने लगते हैं। नहीं तिवारी जी, यही तो आरोप लग रहा है आप पर कि कोई सवाल पूछ ले तो आप कहते हो पाकिस्तान का टिकट कटवा लो। सवाल पूछना देशद्रोह हो गया क्या? मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछना देशद्रोह हो गया क्या तिवारी जी? सवाल पूछना देशद्रोही नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड करना, वो भी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर, बेशक देशद्रोही होता है। और सीना ठोक के कहता हूं, मैं किसी के चाटुकारिता करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, और किसी के मुंह चौंकने के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग ऐसे ही बयान देते निकलेंगे। एक बार बोलिए पी चिदम्बरम ने गलत कहा, कांग्रेस पार्टी मांगे उसके लिए माफी, और ये पत्रकार बैठ के उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे क्यों होता है हमला? सुनिए, हमला इसलिए होता है कि इतने सालों तक ना आप लोगों ने स्लीपर सेल को जमे रहने दिया। हमला इसलिए होता है कि जब हम पत्थरबाजों पे सवाल खड़ा करते हैं तो आप कहते हैं मासूमों को सताया जाता है। हमला इसलिए होता है जब सर्च ऑपरेशन होता है तो कहता है अधिकार खतरे में है, मानवता खतरे में है। अरे घर में चंदों को पाल के रखने की आप लोगों की आदत और फितरत बन चुकी थी। जवाब ले लो उस पर, ईशान त्यागी से जवाब ले लो उस पर। मुझे लगता है एक मिनट रोहित इनका जवाब जरूर देवकी से पहले आप आ जाइए, प्लीज आप आइए। 40 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, देवकी जी और तिवारी जी। ये चीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा युद्ध ये यहीं पर लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारा युद्ध ये यहीं पर लड़ रहे हैं। जैसे गद्दारों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने ये देखा है कि वो सच सुनना ही नहीं चाहते हैं।
उन पर कोई भी आदमी सवाल करते तो तुरंत वो देशद्रोही घोषित कर देते हैं उसको। एंकर पूछ ले तो देशद्रोही, सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट पूछ ले तो देशद्रोही, हर व्यक्ति स्टेटमेंट से दूर कर रही है। यही एक देशभक्त पैदा हो गए 2014 के बाद से, और इनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देशभक्त हैं, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। किसी आप प्रवक्ता हो, आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आपसे हिंदुत्व का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अगर आप नहीं समझना चाहते मोदी विरोध होते, कितना नीचे गिरोगे मोदी विरोध होते। अरे नीचे तो आप गिर रहे हो। मोदी जी महत्वपूर्ण नहीं है, किसी मोदी का विरोध नहीं हो रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी का विरोध नहीं हो रहा है। विरोध ये हो रहा है कि सच बात स्वीकार नहीं हो रही है। अगर हमला हुआ, इसमें लापरवाही हुई तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? आप ही बताइए, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए? जिम्मेदारी ऑब्वियस सरकार की है। सरकार ने किसके खिलाफ एक्शन लिया? तो आपका ये कौन सा हक करने का कि वो पाकिस्तान से नहीं आए थे? हम जो सवाल पूछ रहे हैं ये बताइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी ने गलत कह रहे हैं। तिवारी जी, मिश्रा जी, बोलने के लिए और चलो मैं बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं, आप जैसे लोग खिलाफ एक्शन लिया, बताइए हमें दुश्मन से लड़ने की क्या आवश्यकता है? पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सब कुछ करके लोगों को मारा गया, इसके खिलाफ एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप बता सकते हैं? ठीक है मिश्रा जी, तिवारी जी, आप लोगों के पॉइंट्स आ गए, लेकिन ऋषभ मैं आपको बता दूं, देवकी जी ने कहा कि चिदम्बरम जी ने ऐसा कहा, तो देवकी जी का वो नहीं था, उन्होंने बस कोट किया है जो इंटरव्यू चिदम्बरम जी ने दिया। अब चिदम्बरम जी का नाम आया, मुझे लगा ईशान कुछ बोलेंगे, लेकिन ईशान यकीन मानिए यू वॉन माय दिल भाई, तुम बिल्कुल चुप रहे आज। यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि ईशान तो चुप ही नहीं रहता, लेकिन मैं कह रहा हूं 5 की पड़ताल में शानदार तरीके से ईशान अपनी बारी का वेट करते हैं। ईशान मुझे बताओ, ये नैरेट देखिए, संसद में क्या कुछ चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तो दुनिया लाइव देख रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप क्या लगते हैं? वो आरोप लगाएंगे कि आप पाकिस्तान की फील्डिंग कर रहे हैं, आप चाइना की फील्डिंग कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं आप पर। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी का अधिकार है, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अब इनको अगर सवालों से भागना है, प्रधानमंत्री जी अगर जवाब देने से भाग रहे हैं, रक्षा मंत्री अगर जवाब देने से भाग रहे हैं, प्रवक्ता अगर ऋषभ तिवारी जी जवाब देने से भाग रहे हैं, तो ये तो इनके मुंह पर मैं कहूंगा, देखिए बोलना नहीं चाहता, अच्छी बात, अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोकतंत्र के मुंह पे कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सवालों के जवाब आने चाहिए लोकतंत्र में। और मैं तो दूसरी चीज का भी वेट कर रहा हूं, मैं अपनी बारी का तो वेट कर ही रहा था, मैं दूसरी चीज का भी ऋषभ रोहित भाई ये वेट कर रहा था कि ऋषभ जी सवालों का जवाब देंगे जो सीडीएस चौहान ने सवाल उठाए हैं, जो डिफेंस अटैचे टू इंडोनेशिया ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक सार्थक बहस में इन सब सवालों के जवाब आने चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, राजनाथ सिंह जी ने देखिए ये बोला कि पीओके लेना, कि पाकिस्तान की जमीन लेना हमारा मकसद नहीं था। भाई जब आप एक बात बताइए मुझे, हमने तो, हमारी सेना ने आतंकी हमलों पे, आतंकी ठिकानों पे हमला किया, हमने आतंकी ठिकानों को निस्ते-नाबूद करने का काम किया हमारी देश की सेना ने, मुझे गर्व है इस बात पे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या दुस्साहस किया? हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का काम किया। हमारी सेना जब दो टूक जवाब दे रही थी पाकिस्तान की सेना को, तो ये बिल्कुल सही समय था कि हम पीओके पे भी कम से कम, मैं कहता हूं कि वो सेना की, देखिए सेना का राइट है, सेना का अधिकार है, उस पर जो निर्णय लेती वो लेती, लेकिन कम से कम इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी कि हम पाकिस्तान के दो फाड़ करने का इस बार काम करते हैं। लेकिन ऋषभ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप तो पीओके के लिए सीट रिजर्व करते हो, अमित शाह जी को हमने सुना सदन के अंदर ही, लेकिन जब मौका मिला तो पीछे हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, कोई पीछे नहीं हुआ है। पहली बात, ईशान त्यागी के भावनाओं का मैं कदर करता हूं, और ये हर एक नागरिक की भावना है कि देश को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जहां तक सरकार के डिसीजन की बात है, ईशान त्यागी जी के कांटेक्ट में भी काफी मिलिट्री वाले लोग होंगे। सर, आप तो रोज चैनल पे डिबेट करते हैं, आपके पास तो डिफेंस एक्सपर्ट आते ही हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आज 2014 से पहले उनको कितना फ्रीडम दिया गया था। देश वो भी दिन नहीं भूला है जब बूट नहीं थी, लेकिन पार्टी के प्रधानमंत्री के पास सूट खरीदने के पैसे होते थे। तो हमने पहले सेना को आत्मनिर्भर बनाया है, और आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें सशक्त करने का काम किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट विषय यह है कि इनको जरा बताना चाहिए कि अगर सेना ने कार्रवाई की, हमने 9 ठिकाने पे हमले किए, हमने वहां पे उनके कितने लोग आतंकवादियों को मार गिराया, ये जग जाहिर है। इसको देश की और विदेश की दोनों मीडिया ने भी जग जाहिर किया, वहां की नीतियों ने भी जग जाहिर किया। लेकिन सवाल आपको अगर पूछना है तो मोदी जी से पूछिए
मोदी जी को घेरिए, चुनाव रैलियों में घेरिए, लेकिन देश हित के बात में निकल आया कांग्रेस ने सेना को फ्री हैंड नहीं दिया, बिल्कुल हाशिए पर थी हमारी फोर्सेस, ये आरोप है ईशान। मैं इनके 2 सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, उन्होंने बोला मोदी जी से सवाल पूछिए। अरे हम तो 11 साल से मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। आप जैसे पत्रकार रोहित जी, मुझे लगता है आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाए हैं और अब संसद को फेस करने से डर रहे हैं। दूसरी बात का सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं सवालों से नहीं भागता हूं। इन्होंने बोला कि पहले सेनाओं को पूछिए। अरे हम तो 11 साल से मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। आप जैसे पत्रकार रोहित जी, मुझे लगता है आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाए हैं और अब संसद को फेस करने से डर रहे हैं। दूसरी बात का सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं सवालों से नहीं भागता हूं। इन्होंने बोला कि पहले सेनाओं को कितनी छूट दी गई। सेना को 1948 में छूट दी गई। उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ के वापस भेजने का काम किया। 65 में पूरी छूट दी गई। पाकिस्तान को 65 में हमने घुटनों पे टेकने का काम किया। 71 में सैम मानेकशॉ साहब को पूरी छूट दी गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि पाकिस्तान का इलाज जैसा करना चाहते हो वैसा कर दो। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और सेना ने, उस समय दृढ़ निश्चय था कांग्रेस पार्टी की सरकार का और सेना का शौर्य था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। अगर कुछ सीखना है तो इन सब चीजों से सीखिए। तो ईशान वो भी तो ये कह रहे हैं आपने जो किया वो बढ़िया किया, इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए, बढ़िया किया। तो इंदिरा जी का नाम आ रहा है ना, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, एयर स्ट्राइक हो रही है, तो मोदी जी का नाम आए तो क्या दिक्कत? ऋषभ गलत तो नहीं कह रहा मैं? सेना को पूरी छूट दी और हमने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। अगर आपको 56 इंच की छाती चाहिए तो इन सब प्रधानमंत्रियों से जाके सीखिए, इंदिरा जी से सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री से सीखिए, पंडित नेहरू से सीखिए। सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए। भागिए मत सवालों से। ठीक है ऋषभ जल्दी से रिएक्ट कर दो। दत्ता सर आ रहा हूं आपके पास। सर पहली बात तो ये कि हम कोई राहुल गांधी नहीं है जो मणिपुर पे डिस्कशन और संसद में लाके आंख मार के भाग जाए। मणिपुर चले गए तो बार बार सवाल खड़ा कर भाग जाए। सीखा है सर, हमने ये सीखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का तस्करैन के बाद मामला होता है, देहांत हो जाता है और कांग्रेस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने सीखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसी देश के एकता के लिए लड़े और जम्मू कश्मीर के शहीद हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने यही सीखा है कि नेहरू जी ने क्या लेटर लिख के भेजा था व्हाइट हाउस में, वो जग जाहिर है। हमने यही सीखा है कि 26/11 केवल एक पुष्टिकरण के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी डिसीजन नहीं ले पाई, ये भी हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रधानमंत्री जी तो छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता सीधा ठोक के देश हित के लिए लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। हमें गांधी परिवार की गणेश परिक्रमा की आवश्यकता नहीं, हम देश की परिक्रमा लगाकर देश को सशक्त बनाने का काम किए हैं और सदैव करते आएंगे। ठीक है ईशान, मैं आ जाऊंगा आपके पास। दत्ता सर मैं आपके पास आ गया। दत्ता सर इसी डिबेट में देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि आप जो बोलेंगे फुल स्टॉप होगा मेरे लिए, मेरे जैसे युवाओं के लिए, ईशान के लिए भी होगा, मैं पक्का जानता हूं, ऋषभ जी के लिए भी होगा। और देवकीनंदन मिश्रा जी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो चीजों को समझते हैं, वो मिट्टी छूकर बता देंगे कौन से स्टेट की है। लेकिन मैं फिर भी दत्ता सर आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बार बार उठता है, उस सरकार में सेना कितनी फ्री थी, फोर्सेस कितनी फ्री थी, इस सरकार में सेना कितनी फ्री है, फोर्सेस कितना फ्री है, जब आप इस टॉपिक को सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखिए, ये एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया है कि साहब सेना को इतनी फ्रीडम दे दी। सेना के जो ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं जी, तो उसमें केवल पॉलिटिकल नोड होती है, प्लानिंग जितनी भी होती है वो सैन्य अधिकारी ही करते हैं, क्योंकि उनके पास जिस तरह की इंटेलिजेंस होती है, जिस तरह के उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस होती है, या हमारा जो हमें मैंडेट मिलता है सरकार से, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें यह कहा गया कि भाई सेना को, अभी राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि साहब सेना को टारगेट चुनने का अधिकार है, तो सेना ही चुनेगी। बिल्कुल, कोई डिफेंस मिनिस्टर थोड़ी चुन सकता है कि साहब ये टारगेट लिए जाएंगे, क्योंकि उनको मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू राजनाथ सिंह जी, मतलब डिफेंस का उनका एक्सपोजर इतना नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उनके पास एडवाइजर्स दिए गए हैं। रही बात इनकी सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की, पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस होते रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में भी इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे हैं, फायर असॉल्ट होते रहे हैं जी। और ये जो इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस फेल्योर, मैं देवकीनंदन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमने उस बात पे चर्चा नहीं की है कि जिस पे हम ये कह रहे हैं कि साहब ये वहां अगर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था तो वहां पुलिस के इंतजाम क्यों नहीं थे। परफेक्ट, वहां इंटेलिजेंस जो स्टेट की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, वो क्यों फेल हो गई।
तो उसमें जो वहां की जो सूबाई सरकार है उससे पूछना चाहिए कि साहब आप भी तो इसके जवाबदार हैं, क्योंकि देखिए फौज में कोई अगर मिशन, मनोज सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनोज सिन्हा। आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं, मुझे लगता है कि उसको तो ज्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन हैं जिससे लोगों की जिंदगी बचती है, वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। तीनों आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको डिटेल में बताएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने सुना, जो एनकाउंटर वहां पर चला, जिन 3 आतंकियों की मौत हुई है, हत्या की है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, उस पर कुछ भी कहने से उन्होंने कहा है कि ये काम जो फोर्सेस का है, जो ग्राउंड पर मौजूद है। दत्ता सर, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड्स में। मेरे साथ ऋषभ तिवारी हैं, ईशान त्यागी है, ब्रिगेडियर दत्ता हैं और मिश्रा जी हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी। देवकी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो घूमते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप 70 साल के बुजुर्ग से भी बात कर लेते हैं, आप 17 साल के युवक से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, क्या देश में ऐसा माहौल है कि सेना के ऑपरेशंस पर राजनीतिक बहस जरूरी हो गई है क्या? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, प्लीज अनम्यूट। हाँ, म्यूट, अनम्यूट। आवाज आ रही? परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। सेना जो कुछ भी करती है उस पर राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये बहस करता कौन है? ये राजनेता ही करते हैं। हाँ। क्योंकि सेना जो कुछ भी करती है उसका क्रेडिट राजनेता लेना चाहते हैं। हमारे मित्र ऋषभ तिवारी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी से सवाल करिए और 2014 से पहले ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। 2014 से पहले अगर कांग्रेस ने अच्छा ही काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना, देश की जनता ने चुना होता। और जब देश की जनता ने 2014 में चुना, 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज भी 2014 से पहले की ही बात नहीं होगी। आज बात होगी कि इन 11 सालों में क्या हुआ। मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान पीओके हमारा हिस्सा है, हम पीओके लेकर के रहेंगे। ये सबसे बड़ा एजेंडा था। और आज संसद में क्या कहा जा रहा है कि हमारा मकसद पीओके लेना नहीं था, हमारा मकसद उनकी जमीन पर कब्जा करना नहीं था। इस तरह की जो बातें होती हैं, इससे लगता है कि 2014 से पहले जो हालात थे उससे बुरे हालात आज हो गए। देवकी जी, लेकिन ये भी तो बात कही जाती है कि पीओके गया कब? वो कहते हैं नेहरू जी ने दे दिया पीओके, चाइना ने नेहरू जी ने दे दिया, अच्छी बात है। नेहरू जी के लिए, इसको नेहरू जी के लिए को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन आज जब हम लेने की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं ले पाए? क्यों हम सीज फायर कर दिए? मुझे अभी भी याद है, मैं दिल्ली में था उस दिन इत्तेफाक से, जिस दिन सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया। मेरा ट्विटर हैंडल में जैसे मोबाइल मैंने खोला, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि दोनों देशों में सीज फायर हो जाता है। मेरे साथ कई लोग बैठे हुए थे और सारे लोग अवाक थे इस बात को सुन करके, इस ट्वीट को सुन करके। बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप लगता है कोई गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं। अच्छा। ट्रंप कैसे ऐलान कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं साहब, ये ट्रंप का ही है। जब कई लोग किसी बात पर सवाल उठाते हैं तो मैं खुद संदेह में पड़ गया कि क्या वाकई ट्रंप का ही है कि किसी दूसरे का। फिर मैंने इसको कंफर्म किया तो पता चला ट्रंप का है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। एक तीसरा आदमी 24 या 25 बार कह चुका है कि हमने युद्ध रुकवाया क्योंकि हमको व्यापार करना है। देखिए, वो देश के दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष है ट्रंप। ठीक है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि ट्रंप साहब आप गलत कह रहे हैं। हमने आपकी वजह से ये बात बहुत जरूरी नहीं हो गई क्या? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता नहीं है कि इस पर जवाब दे देना चाहिए, या आपको लगता है जो अब तक जवाब दिए मानने को तैयार नहीं है, सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है? ऐसा है क्या ऋषभ? रोहित जी, देखिए, देश में ना कुछ लोगों को राजनीतिक मोतियाबिंद के साथ साथ राजनीतिक बहरापन हो गया है। और उनको इन 11 सालों में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके अंदर कुंठित स्वभाव है। और वो कुंठित स्वभाव इसलिए है क्योंकि उनको पूछा नहीं जा रहा, पुचकारा नहीं जा रहा, और उनको उस तरीके से ऐशो आराम नहीं दिया जा रहा जो पहले उनको मिलता था। तो उनकी तकलीफ और मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? महत्वपूर्ण विषय यह है कि 14 के बाद जो हमें गिनाया जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ, अगर आप पॉलिटिकल कंपैरिजन ही देखेंगे तो 2014 से लेकर 2025 तक में आतंकी हमले का रेशियो पुराने सरकार के मुताबिक
कम हुए हैं और उस पे कार्रवाई 100% हुआ है, जो पहले नहीं होता था। इन आंकड़ों को ये कुंठित लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से वो कैसे हो जाएगा भाई, तारीफ हो जाएगा ना, नहीं बताएंगे। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जहां तक ट्रंप का सवाल है, उसी ट्रंप ने कहा 1000 साल पुराना युद्ध मैंने रुकवा दिया, फिर वो ट्रंप कहता नहीं नहीं मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर आके कहता नहीं नहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो जो ट्रंप अपने बयानों से इतना मुकर रहा हो, उस पर इनको विश्वास होता है। ट्रंप की बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि तीसरे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहा है, उस पर नहीं मानेंगे। अब ये इनकी बात समझिए। अरे आप कह रहे हैं पीओके क्यों नहीं लिया, आप कह रहे हैं ट्रंप को जवाब नहीं दिया। देश को कितना मजबूत बना के रखे थे इतने सालों में, कितना सेल्फ डिपेंडेंट बना के रखे थे इतने सालों में। जब आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज सशक्त होने की बात करते हैं, तो ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सल लोग निकलकर मजाक बनाते हैं। अगर आज बीते सालों में देश सशक्त रहता, अपने बल पे मजबूत रहता, दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहता, तो आज हम इतने सशक्त होते कि मजाल लेता किसी का। काफी संगीन आरोप लगा दिए। अब मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं ईशान जी का टेक मुझे लगता है कि सिर्फ बातों से देश का पेट भरना चाहते हैं। ईशान, हम कमिंग टू 30 सेकंड दे दो, बस 30 सेकंड दे दो। कुछ इस टाइप के जो प्रवक्ता हैं, उनको वो खुद अर्बन नक्सल हैं, वो दूसरों को अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस टाइप के जो प्रवक्ता हैं, वो खुद अर्बन नक्सल हैं और अर्बन नक्सल के तरीके से बात करते हैं। उनको तमीज नहीं है कि वो किससे किस तरीके से बात करते हैं। मुझे सही तमीज है, मुझे मेरे किसी का नाम नहीं है, आपको मुझे सही तमीज है। तमीज नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप अपनी पार्टी के लोगों की संख्या बहुत कम बच गई है। आप किसी को क्या पूछेंगे? किसी पूछने की जरूरत नहीं है, वही करेंगे आप। अरे शुक्र मनाइए, मोदी जी है, गाली देके 2 पैसा कमा ले रहे होंगे आप। मोदी जी को गाली देते रहिए। मैं मोदी जी को गाली नहीं देता हूँ, गाली दीजिए, अपनी रोजी रोटी चलाइए। यही आप लोग रोजी रोटी 2014 के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। गाली देकर के लोगों को मोदी जी की वजह से आप रोजी रोटी आपकी चल रही होगी। बंद हो जाता है। आज तक मैंने किसी प्रवक्ता को इस तरह बोला नहीं है। ठीक है, पर्सनल नहीं होते, वापस आ जाते हैं। ईशान यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? ईशान प्लीज आप मुझे बताइएगा, ईशान प्लीज मुझे बताइएगा, जो बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, वो कहते हैं पॉलिटिकल नेतृत्व होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल नेतृत्व ना हो तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? क्या एयर स्ट्राइक्स हो सकती है? क्या बालाकोट हो सकता था? क्या जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया वो हो सकता था? थोड़ा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा, काफी समय बाद बोल रहा हूँ, मेरे को ब्रेक से पहले बोलना था। दूसरी देखिए, सबसे पहली बात पे मैं इस पे भी आऊंगा। मुझे लगता है ऋषभ तिवारी जी उत्तेजित हो गए आज। वैसे होते नहीं है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही शैली पिछले 11 साल में रही है और शायद वो उनके अंदर आ गई है कि अगर कोई हिंदू सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा, मुसलमान पूछेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा, सिख पूछेगा तो खालिस्तानी कहलाएगा, दलित और आदिवासी को सवाल पूछेगा तो उसको नक्सलवादी बोल देंगे, और अगर कोई शहरी व्यक्ति, अगर कोई लिबरल व्यक्ति सवाल पूछेगा सरकार से तो उसको अर्बन नक्सल बोलने का ये सरकार काम करेगी। वही उन्होंने अभी किया। उन्होंने देवकी जी को अर्बन नक्सल बोलने का काम किया, पता नहीं क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मनोज सिन्हा जी ने अभी खुद ही बोला कि जो आतंकी वहां पर एनकाउंटर हो रहा है वहां पर आतंकवादियों का, उसकी पुष्टि उन्होंने नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब हमने देखा हमारे यहाँ पे मित्र भी बैठ के भारतीय जनता पार्टी के किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे। अरे हम तो सेना को बधाई दे रहे हैं, कोई भी आतंकी मारा जाए वो बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन कम से कम पुष्टि होने दीजिए, फेक नैरेटिव मत बनाइए। नहीं, मगर नैरेटिव तो ये भी बना कि सेना का मनोबल तोड़ रही है कांग्रेस। ईशान, ये नैरेटिव नहीं बना? ऑपरेशन पर सवाल उठाकर, सबूत मांगकर कांग्रेस सेना के मनोबल को तोड़ रही है। नहीं, कभी कांग्रेस ने सबूत नहीं मांगे, कभी कांग्रेस ने सबूत नहीं मांगे। ईशान, आप बहुत अच्छा कभी भी सबूत नहीं मांगे, कभी सबूत नहीं मांगे। और दत्ता जी ने, देखिए ब्रिगेडियर दत्ता जी ने जो बात बोली कि सर्जिकल स्ट्राइक यूपीए के समय पे भी होती थी, वो भी दृढ़ निश्चय था। सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी हुई है, हम मना नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सेना ने करी है, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हाँ, पहले ना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह जी हो गए, या नरसिम्हा राव हो गए, या इंदिरा गांधी जी हो गई, या फिर राजीव गांधी जी हो गए, या फिर उस समय पंडित नेहरू हो गए, वो कभी भी सेना की यूनिफॉर्म पहन के फोटो खिंचवा के, उसके बाद पेट्रोल पंप से लेके सड़क चौराहे तक किसी ने भी उनकी सेना की फोटो पहन के उनके क्रेडिट को लेने का काम नहीं किया। किसी भी प्रधानमंत्री ने मोदी जी से पहले आज तक सेना के शौर्य पे, शहीद जवानों पे
वोट मांगने का काम नहीं किया। ये हमने देखा किस तरह से 2019 में भी प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पे वोट मांगने का काम किया था। और रही बात पीओके की, 1994 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तान को वो खाली करने के लिए भारत सरकार कोई भी कदम उठाने को तैयार है। 40 more seconds for you, ईशान। 40 more seconds for you। ईशान, मुझे बताओ, आपने सेना की तारीफ कर दी, सरकार के जो नेतृत्व की बात बीजेपी कर रही है वो भी मान रहे हैं, सरकार की तरफ से भी तो हरी झंडी होगी। इसी पे आता हूं। हाँ, जल्दी 40 सेकंड। मुझे मालूम है ऋषभ जी को मेरे पे विश्वास नहीं होगा। अगर वो डिफेंस अटैचे टू इंडोनेशिया की बात सुन लेंगे, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सुन लेंगे, उन्होंने साफ साफ बोला है कि सरकार ने, पॉलिटिकल लोगों ने मना किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पे हमला नहीं करना है। इसी की वजह से हमारे विमान गिरे। कितने गिरे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन विमान गिरे उन्होंने एक्सेप्ट किया। और भारतीय जनता पार्टी, रक्षा मंत्री, पूरे प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी इस सवाल से लगातार भागने का काम कर रहे हैं। और देश को ये जानना चाहिए, देश को ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे को क्षति अगर हुई, अगर युद्ध में क्षति हुई, जितनी भी हुई, तो क्यों हुई? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी इस सरकार में। ठीक है ऋषभ, तुम मुस्कुरा रहे थे यार, अच्छा लगा मुस्कुराते हुए। रिएक्ट कर दूं? 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, फिर दत्ता साहब के पास जा रहा हूं। सर, एक बात मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, मेरी यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, पॉइंट 1। दूसरा, देश हित के लिए अगर कुछ गलत सुनूंगा तो राजनीति भी छोड़ दूंगा, लेकिन देश के लिए लड़ूंगा, और ये मेरा स्वभाव है, और ये उत्तेजना देश के लिए है। तीसरी बात मैं स्पष्ट करता हूं आपको, ईशान त्यागी जी हो चाहे और भी पैनलिस्ट हो, उनसे व्यक्तिगत कोई मतभेद भी नहीं है, ना जिंदगी में कभी हो सकता है। उन नीतियों पे मैं चलने वाला इंसान नहीं हूं, ना मेरी पार्टी है। मैं बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ है सर? इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया, उनको भनक तक नहीं हुई, उस पर तो चुप हो जाते हैं। आज ये कहते हैं संविधान और लोकतंत्र मगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? ऋषभ तिवारी देश को आगे रखता है, दल से आगे देश रखता है। ऋषभ प्लीज आज ये क्लियर कर दो, इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था? था ना? मैं कह सकता हूं था। सर, मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हो सकता हूं कि हमारे सरकार के अंदर वो घटना घटी, तो बेशक जिम्मेदारी हमारी बनती है। कौन पीछे हट सकता है सर? लेकिन जवाबदेही के साथ साथ जिम्मेदारी निभाते हमने निभाते कार्रवाई की, लेकिन जब आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो सवाल आप पे खड़ा होगा कि तस्करैन का मामला क्यों आया, क्यों 1992 में सराहना करता हूं कि आपने माना कि चूक हुई, लेकिन शास्त्री के देहांत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, मनोज सिन्हा की, आपने रक्षा मंत्री की, आपने डिफेंस फोर्सेस की, किसकी जवाबदेही तय करने का काम आपने किया? क्या आपने जम्मू कश्मीर पुलिस की जवाबदेही तय करने का काम किया? पुलिस आपके अंडर आती है वहां की, मुझे बताइए किसकी जवाबदेही? कांग्रेस ने लगाया मैं तो पार्टी के प्रवक्ता ने माना कि चूक हुई है, तो किसकी जवाबदेही तय करी आपने? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जवाबदेही तय करी? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज की करी? मुझे बताइए किसकी करी जवाबदेही तय? वो भी श्याम जी, आप भी प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिन्होंने देश में लंबे समय तक राज किया है। मैं राज ही बोलूंगा, हम कर्तव्य पद पे कार्य करते हैं। अब राजपद पे राज करते थे, राज किया आपने, तो आपको पता होगा कि जब डिफेंस की कमेटियां बनती है, बिल्कुल आखिरी के कुछ मिनट्स बाकी है। दत्ता सर, आई वांट यू टू कम इन। दत्ता सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक मैन इन यूनिफॉर्म मेरे साथ बैठा है इस पैनल में, यकीन मानिए मेरा सौभाग्य है। आप जानते हैं मैं हमेशा जब आपसे मिलता हूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। लेकिन मुझे बताइए, जो हमारे डिफेंसिव ऑपरेशन होते हैं, सेना के ऑपरेशन होते हैं, उस पर इस तरह की सार्वजनिक बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें 2 एलिमेंट होती है। पहली बात होती है जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ऑपरेशन की, और वो सेना में इस कदर की जाती है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं केवल उन्हीं को नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। सेना के भी सभी अधिकारियों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, और ना ही देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, जो डिबेट है, जितनी इंफॉर्मेशन सरकार को देनी चाहिए थी, आपने देखा जो हमारे तीनों मिलिट्री ऑपरेशन, चाहे वो नेवल ऑप्स या एयर ऑप्स या मिलिट्री ऑप्स के जो एमओ के ऑफिसर्स थे, और एमओ डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स, वो खुद शाम को आके ब्रीफ कर रहे थे पूरे देश को के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रही बात इसकी के साथ कितने हवाई जहाज गिरे, देखिए सन 65 की लड़ाई हमने जीती, सन 71 की लड़ाई जीती। हमारे जो हवाई जहाज थे
उनका ज्यादा लॉस हुआ बनस्पत पाकिस्तान के, लेकिन वो युद्ध हमने जीता। क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसका क्या, ये कोई रजनीकांत की फिल्म नहीं है कि साहब उधर से गोली चढ़ी और उन्होंने हाथ से पकड़ ली। ठीक है, लॉसेस होंगे, कैजुअलिटीज होंगी, दोनों तरफ से जो आर्मीज अगर लड़ रही हैं तो लॉसेस होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, अभी देखिए मनोज सिन्हा जी का अभी स्टेटमेंट आया, जब उनसे पूछा गया कि साहब ये आतंकवादी किस उसके थे, तंजीम के थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये पुलिस बताएगी। तो आप किस लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू सर, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आपने सरकार को भी विपक्ष को भी क्रिस्टल क्लियर आईना दिखा दिया। मैं 40 सेकंड्स बचे मेरे पास, आई एम गोइंग ओवर। मिश्रा जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। एकजुटता नजर आ रही है, देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, इसके लिए तो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आप हो, मैं हूं, ऋषभ तिवारी हो, चाहे ईशान त्यागी हो, एकजुटता है ना देश में? आप मुझे ये बताइए कि जो भी भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत को लेकर के चिंतन करता है। मुझे तो वो दिन याद आता है कि जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो हर भारतीय, चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि भारत जीते और पाकिस्तान हारे। तो युद्ध अगर होगा तो भारत जीते, पाकिस्तान हारे, यही सबकी मंशा होती है। लेकिन जब से 2014 के बाद से मैं ये देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी आई है, वो सबको अर्बन नक्सल, किसी को मतलब कुछ और आतंक, पाकिस्तान सपोर्टेड। भाई सवाल ये नहीं है, भारत में जो कोई भी रह रहा है वो सारे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट। देवकीनंदन मिश्रा जी, आरोप लगातार लगाए गए कि कोई पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर लेगा, देश में नहीं चल सकता। आज मेरे को वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, पैनल इतना शानदार रहा, वक्त बीत गया पता नहीं चला। बहुत धन्यवाद ऋषभ तिवारी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। ईशान, इट्स अ प्लेजर। दत्ता सर, ऑलवेज अ प्लेजर, सौभाग्य मेरा, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। देवकीनंदन सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो बहस जरूरी है, लोकतंत्र में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, हेल्दी बहस होनी चाहिए, लेकिन जब बात देश की हो तो एकजुटता होनी चाहिए, वो नजर आनी चाहिए। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।